हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो कि आपको जानना और समझना चाहिए। अगर आपकी परीक्षाओं में यहां से सवाल पूछा जाए तो आप उसके सही जवाब देने के लिए तैयार रहें। तो इस वीडियो में मैं इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करूंगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किसी भी बैच में एडमिशन लेना है तो उसके लिए आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें। वहां पे सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं। कंप्लीट बैच के साथ साथ अगर आप कोई टेस्ट सीरीज चाहते हो, जैसे कि केवीएस पीजीटी का एग्जाम आपका होने वाला है, उसकी टेस्ट सीरीज आप चाहते हो तो वो टेस्ट सीरीज भी एप्लीकेशन में अवेलेबल है। यूजीसी नेट की टेस्ट सीरीज चाहते हैं वो भी मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है। एमपी वर्ग एक इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज चाहते हो वो भी मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है। ये जितनी भी टेस्ट सीरीज की मैंने आप सभी से चर्चा किया, इसमें जो आपके पार्ट 1 होते हैं, चाहे आप यूजीसी में पेपर 1 की बात करेंगे, एमपी टेट में जो 30 क्वेश्चन आने उसकी बात करेंगे, या केवीएस पीजीटी में जो 80 क्वेश्चन आने हैं उसकी बात करेंगे, तो टेस्ट सीरीज में वो सारी चीजें अवेलेबल हैं। वो आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिलेगी। तो आज ही आप चाहें तो इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन मोबाइल एप्लीकेशन में जा करके टेस्ट सीरीज में एडमिशन ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज की एक विशेषता और है कि इसमें जो क्वेश्चन है वो दोनों मीडियम में है। जैसे आप मान लीजिए टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है ना, जैसे आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, वहां पे आप जो टेस्ट देते हैं, अगर आपको उसकी लैंग्वेज चेंज करनी तो आप ऊपर की तरफ राइट साइड में क्लिक करते हैं, वहां से डायरेक्ट आप लैंग्वेज को चेंज कर पाते हैं। सेम वही फीचर इस टेस्ट सीरीज में मिलने वाला है। कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, चाहे तो उसके लैंग्वेज को आप डायरेक्ट वहीं से चेंज कर ले, सेम क्वेश्चन आपका दूसरे लैंग्वेज में आ जाएगा। साथ ही साथ प्रत्येक आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। तो ये कुछ विशेषताएं हो गई टेस्ट सीरीज के बारे में। अब हम लोग आते हैं से अपने मुद्दे पे, और आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इकोनॉमिक्स प्रिपरेशन के इस चैनल पे आपको ये बताया जाए कि इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में आपको क्या जानना चाहिए और क्या समझना चाहिए। तो देखिए, कुछ ही ऐसे एरिया है या कुछ ही ऐसी बातें हैं जो कि आपसे सवाल पूछ सकता है। उसमें एक सवाल तो ये बनता है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2023-24 के लिए क्या अनुमान लगाया गया है जीडीपी ग्रोथ रेट का। आपके सामने एक पूरा अभी स्क्रीन पे एक दिख रहा होगा, एक इमेज दिख रही होगी। इसमें आप देखेंगे तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो अनुमान लगाया गया है अर्थव्यवस्था की जीडीपी ग्रोथ के बारे में, वो लगाया गया है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है 6 से लेकर के 6.8 इस बीच जीडीपी की ग्रोथ रेट रहने वाली है। क्या? जीडीपी की ग्रोथ रेट, ठीक है ना। तो जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या रहने वाली है 2023-24 में? वो रहने वाली है 6 से 6.8 के बीच में। वहीं बात करें जो अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है 2022-23, इसके अभी फाइनल डेटा तो आए नहीं है। इसके लिए इस इकोनॉमिक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि 7% के आसपास यहाँ पे जीडीपी की ग्रोथ रहने वाली है, ठीक है ना। उसके अलावा अगर पिछले वित्तीय वर्ष में देखेंगे आप 2021-22 में, तो हमारे अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट कितनी रही थी? वो रही थी 8.7, ठीक है। इसी प्रकार से उसके पिछले वित्तीय वर्ष में चले अगर हम लोग 2020-21 में, तो वहां पे आप देखेंगे तो वहां पे बिकॉज ऑफ कोविड वो निगेटिव में था, तो -6.6। उसके पहले 19-20 में देखेंगे तो वो भी कोविड वहां से आ चुका था, तो वहां पे भी घट करके 3.7। तो ये पूरा जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर के आपको आंकड़ा मिल जाता है इस इकोनॉमिक सर्वे में, जो कि आपको याद रखना है आपकी परीक्षा के हिसाब से। राजकोषीय घाटे की अगर हम लोग बात करें, राजकोषीय घाटा आपको मैंने बजट में भी पढ़ा रखा है। और 2022-23 के लिए जो अनुमान लगाया गया है, अब देखो बजट में तो हमने ये बताया है आपको कि 23-24 में क्या गवर्नमेंट ने अनुमान लगाया है कि कितना रहने वाला है राजकोषीय घाटा। लेकिन अगर हम बात करें आपसे राजकोषीय घाटे के पिछले वित्तीय वर्षों में क्या स्थिति रही है, ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे कि 2019-20 में जो फिस्कल डेफिसिट था वो कितना था? 4.7 पे, 4.7% ऑफ टोटल जीडीपी। वहीं 2020-21 में, 20-21 में क्या? 20-21 में ये 9.2 पे था, ठीक है। उसी प्रकार से 21-22 में 6.7,
और 22-23 में जो अनुमान लगाया गया है वो 6.4 का लगाया गया है। और जो आपने बजट पढ़ा ना, बजट में आपने देखा कि जो रिवाइज्ड एस्टिमेट आया है फिस्कल डेफिसिट को लेकर के, वो भी कितना 6.4% ऑफ टोटल जीडीपी। उसके बाद ये हमने आपसे चर्चा कर लिया राजकोषीय घाटा, जीडीपी की वृद्धि दर। अब बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडार की। विदेशी मुद्रा भंडार इधर आप देखेंगे तो 2019-20 में 478 बिलियन डॉलर था। उसके बाद 20-21 में इसमें बढ़ोतरी होती है, 577 पे पहुंचता है। 21-22 में और ज्यादा बढ़ करके 607 के स्तर पे पहुंच जाता है। लेकिन जब हम लोग बात कर रहे हैं वित्तीय वर्ष 2022-23 की, तो यहाँ पे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में थोड़ी सी कमी देखी गई है। और इसका जो लेवल है अभी वो कितना 563 563 अमेरिकन जो डॉलर है, तो इसे आप क्या बोलेंगे 563 बिलियन डॉलर, अमेरिकन डॉलर, ठीक है ना। तो ये हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा विदेशी मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा भंडार। अभी इतना कम भी नहीं है, तो कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। 9 महीने तक के आयात को ये कवर कर सकता है, ऐसा बजट में बताया गया है। कृषि और संबद्ध जो गतिविधियां हैं उसकी बात करेंगे, तो इसमें जो ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया है, आप इसमें देखेंगे 2022-23 का जो कृषि और संबंधित गतिविधियों में जो ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया गया वो 3.5% लगाया गया है। 21-22 में क्या था, ये 3% था। तो ये ऐसे पॉइंट हैं जहां से आपकी परीक्षा में सवाल पूछ सकते हैं। औद्योगिक वृद्धि दर की बात करेंगे तो 22-23 में 4.1 की दर से औद्योगिक वृद्धि दर होगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है, ऐसा कहा गया है किसमें, आर्थिक सर्वेक्षण में। सेवा क्षेत्र में देखेंगे तो 9.1 की दर से ये ग्रोथ करेगा, ठीक है ना। इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन भी आप देखेंगे, दो तरीके के इन्फ्लेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं। एक जो आप ब्लू कलर वाला देख रहे हैं, ये क्या थोक मूल्य सूचकांक है। और इसमें भी देखो पहले क्या 2021-22 में 13% पे था, लेकिन अभी 22-23 में ये कम होकर के 11.5 पे आने का उम्मीद है। इसी प्रकार से जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे आधारित जो इन्फ्लेशन है उसकी बात करेंगे तो ये पहले 5.5 था, इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी है और ये 6.8। तो ये पूरा क्या, इतनी चीजें आपको जानना बहुत ही जरूरी है इस इकोनॉमिक सर्वे में। सवाल क्या क्या बन सकता है, एक तो यहां से बन सकता है कि ग्रोथ रेट का अनुमान क्या है जीडीपी का, ठीक है ना, 22-23 का क्या और 23-24 का क्या, विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति, राजकोषीय घाटे की बात, कृषि और संबंधित गतिविधियों की ग्रोथ रेट की कहानी, औद्योगिक वृद्धि दर की बात और सेवा क्षेत्र के वृद्धि दर की बात। इतनी बातें आपको जाननी है इस पहले स्लाइड से। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी जो भी महत्वपूर्ण बातें आपको जाननी है, समझनी है, उस पे भी मैं आज आप यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगली स्लाइड में चलते हैं। इतनी बात आप नोट कर लीजिएगा। अब ये जीडीपी वृद्धि दर की कहानी है और जो बातें मैंने आपको अभी वहां शॉर्ट में बताई वही बातें यहाँ पे थोड़ा डिटेल में और बड़े में लिखी हुई हैं। वर्ष 2019-20 में हमारे अर्थव्यवस्था की जो जीडीपी वृद्धि दर रही थी वो कितनी रही थी, 3.7%। और 20-21 में आएंगे जब, तो ये क्या, ये नेगेटिव में चली गई थी, सबको पता है बिकॉज ऑफ कोविड, तो -6.6। 21-22 में आएंगे तो 8.7। 22-23 का जो अनुमान लगाया गया है उसमें क्या 7% का अनुमान है कि हमारी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है वो 7% के आसपास रहेगी। और 23-24 का जो अनुमान लगाया गया है वो कितना लगाया गया है, 6 से 6.8 के बीच। इस बारे में देखो, वित्त वर्ष 2023 के लिए विभिन्न एजेंसियों ने भी भारत के विकास के अनुमान के बारे में बोला हुआ है। इतनी सारी एजेंसी हैं। अब इसमें आप देखेंगे, एक है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, तो इसने क्या बोला कि इंडिया की जो जीडीपी है वो 7.3% की दर से बढ़ेगी। एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बोला क्या, 7% से बढ़ेगी। मूडी ने क्या बोला, 7% से बढ़ेगी। फिच ने क्या बोला, फिंच ने बोला 7% से बढ़ेगी। गोल्डमैन सैक्स ने क्या बोला, 7% से बढ़ेगी। वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला, 6.9% पे बढ़ेगी, ठीक है ना। आरबीआई ने क्या बोला, 6.8% पे बढ़ेगी। एसबीआई ने क्या बोला, 6.8% पे बढ़ेगी। आईएमएफ ने क्या बोला, 6.8 पे बढ़ेगी, ठीक है ना। ये क्या क्या है, सिटी ग्रुप ने क्या बोला, 6.7% से बढ़ेगी। ओसीआर ने क्या बोला, 6.6 से बढ़ेगी। तो
अच्छा, इसमें अगर आप पूरा एवरेज निकाल के देखेंगे तो जो एवरेज ग्रोथ रेट आ रहा है वो आ रहा है 6.9% के आसपास। और इस आर्थिक सर्वेक्षण में भी ये अनुमान लगाया गया है कि वो कितनी रहने वाली, 6 से 6.8 के आसपास। तो ये बात हो गई, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप चाहें तो याद रखें, हालांकि बीच बीच में इसमें परिवर्तन भी किए जाते रहते हैं। विभिन्न एजेंसियां जो है ना वो बीच बीच में इसमें परिवर्तन भी करती रहती हैं, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे कि विभिन्न एजेंसियों ने हमारी अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट के बारे में क्या जानकारी उपलब्ध कराई है। आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर में। और आपको क्या जानना है, देखो अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति को देखा जाए 2022-23 में, तो जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में रिकवरी की बात। अब रिकवरी की चर्चा कहां से आई, क्यों आई? ये इसलिए आई क्योंकि आप सभी को पता है कि पिछले 2-3 सालों में वैश्विक स्तर पे जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं सभी प्रभावित रही हैं कोविड की वजह से। हालांकि इंडियन यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। जितनी भी रिपोर्ट आती हैं आप देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है वहां पे काफी ठीक रहती है। वहीं जो विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाएं हैं वे परेशान है, वे जूझ रही हैं विभिन्न प्रकार की समस्याओं से, ठीक है ना। तो अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमान भी क्या लगाया गया है इस आर्थिक सर्वेक्षण में, 6 से 6.8 के बीच, ठीक है ना। वित्त वर्ष यहाँ पे 2024 जो लिखा है इसको आप समझ के रखिएगा कि ये बात की जा रही 2023-24 की, ठीक है ना। तो इसमें ये माना गया है कि भारत की जीडीपी विकास दर मजबूत बनी रहेगी, ठीक है ना, क्या मजबूत बनी रहेगी। उसके अलावा आपको क्या जानना है इसमें, खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर 2022 में आरबीआई के लक्ष्य के रेंज में पहुंच गई। आरबीआई का लक्ष्य आप जानते हैं क्या होता है, 4+-2, ठीक है ना। निजी पूंजीगत व्यय में तेजी देखी गई है, ठीक है ना। और क्या, प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि। तो ये भी कुछ पॉइंट याद रखेंगे। अब इस आर्थिक सर्वेक्षण में बात की गई सबका साथ और सबका विकास, ठीक है ना, सबका साथ और सबका विकास। और इसमें क्या, इसमें बोला गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग ये दोनों मिल करके बनाएंगे कुशल संसाधन आवंटन, यानी कि अर्थव्यवस्था और देश के लोगों की उत्पादक क्षमता को यहाँ पे क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। और आने वाले दशक में कुछ टारगेट तय किए गए, जैसे कि स्वस्थ और पुनर्पूंजीकृत बैंकिंग और कारपोरेट क्षेत्र की संकल्पना की गई। डिजिटल प्रौद्योगिकी आधारित आर्थिक सुधारों की बात की गई। आप सभी जानते हैं जब से ये गवर्नमेंट आई है लगातार इनका फोकस किस पे है, डिजिटल पे, सब कुछ डिजिटल करना है, ठीक है ना। तो ये अच्छी भी बात है। कोसी घाटे की चर्चा हम लोग बजट में भी बहुत डिटेल में कर लेते हैं। यहाँ पे वही शुरुआत में जो मैंने आपको बताया कि 22-23 के लिए क्या रहने वाला है, 22-23 के लिए अनुमान क्या, 6.4% का। पिछले वित्तीय वर्ष में जो चलेंगे तो वहां पे क्या आया था, 6.7 का। उसके पहले चलेंगे 9.2 का, उसके पहले 4.7 का। टारगेट क्या है हमारी इकोनॉमी का, टारगेट तो ये है असल में, एफआरबीएम एक्ट क्या कहता है, 3% ऑफ टोटल जीडीपी, इतने पे लेकर के आना है। लेकिन इसमें अभी क्या, अभी ये थोड़ा सा पहुंचना मुश्किल है, इसलिए 2025-26 तक का एक टारगेट बनाया गया है कि 2025-26 तक इसको हम 4.5 पे लेकर के आएंगे। तो देखिए हो सकता है कि ये स्थिति पे पहुंच जाए। इन्फ्लेशन की बात मैंने अभी कर ही दिया आपसे। ये ब्लू कलर वाली लाइन दिखा रही उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे आधारित इन्फ्लेशन को, रेड वाली दिखा रही थोक मूल्य पे। और इसकी चर्चा मैंने आपसे शुरुआत में कर ही दिया कि अप्रैल से दिसंबर 2022 तक में इसमें थोड़ी सी गिरावट हुई है। किसमें, ये जो रेड कलर वाला यानी कि थोक मूल्य सूचकांक आधारित इन्फ्लेशन। तो ये बात याद रखेंगे, ये हालांकि आता रहता है बीच बीच में, तो सवाल यहां से देखिए बनता है कि नहीं, कम चांस। हाँ, एक ये पॉइंट है जो महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, खाद्यान्न उत्पादन। इस आर्थिक सर्वेक्षण में ये दिखाया गया कि लगातार कंपेयर करके आप देखेंगे तो हमारे यहाँ खाद्यान्न का उत्पादन जो है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। 2018-19 में देखेंगे 285 मिलियन टन था, 19-20 में आएंगे 297 मिलियन टन, 20-21 में 310 मिलियन टन और 21-22 में अनुमान लगाया गया है कि 315 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन रहेगा, जो कि रिकॉर्ड स्तर वृद्धि है। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ठीक है ना, ये एक फैक्ट है जो आपसे पूछ सकते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार की चर्चा मैंने शुरू में भी आपसे किया, वही बातें यहाँ पे भी हैं कि पिछले वित्तीय वर्ष में 600 के ऊपर था, अभी 600 के नीचे आ गया है, ठीक है ना। उसके बाद कृषि और संबद्ध गतिविधियों के ग्रोथ रेट की बात मैंने वो भी शुरू में आपसे किया
कि 22-23 में ऐसा अनुमान है, आर्थिक सर्वेक्षण में ऐसा बताया गया है कि 3.5 की दर से कृषि क्षेत्र हमारा बढ़ेगा। उसके पिछले जाएंगे तो 3% से बढ़ा था, उसके पहले 3.3 से और पहले 5.5 से। तो ये कृषि और संबद्ध गतिविधियों का ग्रोथ रेट है, ठीक है ना। उसके अलावा औद्योगिक वृद्धि दर की बात करेंगे तो ये 4.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। सेवा क्षेत्र में आएंगे तो 9.1% की दर से बढ़ने का अनुमान है। अच्छा, ये अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए होगी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक रहेगा, वहां पे मैं ये पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। तो इसमें अगर आपको कुछ लगेगा जो आपको नोट करना चाहिए तो उसको आप वहां से भी नोट कर पाएंगे। उसके बाद देखो ये शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता, चलो इसमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई सवाल ऐसे आपसे। और इस आर्थिक सर्वेक्षण में क्या बात की गई है, भौतिक और डिजिटल अवसंरचना के साथ विकास की क्षमता में वृद्धि करना है। और इसमें बात की गई कि वस्तुओं और लोगों की निर्बाध आवाजाही के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। पीएम गतिशक्ति की बात पिछले ही बजट में की गई थी, आपने पढ़ा रहा होगा, है ना। उसके अलावा इस आर्थिक सर्वेक्षण में 9 लाख करोड़ रुपए की निवेश क्षमता के साथ राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत या उस पे बात की गई, ठीक है ना। यूपीआई की थोड़ी सी बात की गई। अच्छा, और बातें क्या, डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क की बात, डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क की तैयारी। तो ये बातें की गई हैं हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, है ना। भारत दुनिया में सेवा क्षेत्र के लिए 7वां सबसे बड़ा निर्यातक है, ये एक फैक्ट बनता है, इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद कृषि और खाद्य प्रबंधन में क्या आपको देखना है कि कृषि क्षेत्र के संस्थागत ऋण में निरंतर वृद्धि देखने को मिल रही है। खाद्यान्न उत्पादन की चर्चा मैंने कर ही दिया। पीएम किसान के अंतर्गत 11.3 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता मिल रही है। और क्या इसमें आपको देखना, और बाकी कुछ खास नहीं है। उद्योग में निरंतर रिकवरी देखने को मिल रही है, ठीक है ना। तो इसको भी चलो इतना आप जानते रहो कि निरंतर रिकवरी देखने को मिल रही है, बाकी कुछ खास इसमें नहीं जानना। चलो आगे बढ़ते सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र भी ठीक से हमारा चल ही रहा है, उसकी भी चर्चा की है। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण भविष्य की तैयारी। देखो यहाँ पे क्या, स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों की हिस्सेदारी में वृद्धि करना। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन द्वारा 2030 तक न्यूनतम 5 MMT प्रतिवर्ष की उत्पादन क्षमता। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क जारी किया गया। तो ये बातें जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड। उसके बाद मौद्रिक प्रबंधन और वित्तीय मध्यस्थता एक अच्छा वर्ष, इस पे बात की गई। तो आरबीआई ने देखो यहाँ पे, हाँ अब ये चीज ध्यान में रखनी हो, आरबीआई ने रेपो रेट में कई बार आपने देखा क्या, बढ़ोतरी की। तो कितना टोटल किया, इसको आप 225 बोले, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2.25, है ना। जैसे कि आप नॉर्मली जैसे रेपो वगैरह को कितना देखते कि 4% है, 6%, तो इस हिसाब से देखेंगे तो 2.25 या 225 आधार अंकों, इसे क्या बीपीएस के नाम से जानते हैं, उसके मापने का पैमाना। तो इस इतनी वृद्धि की गई किसमें, रेपो में। किसमें, रेपो में। रेपो दर वृद्धि, मौद्रिक नीति बदलाव जारी, यानी कि लगातार इसमें वृद्धि की गई। वो आप सभी बीच बीच में अपडेट आता रहता है, देखते ही रहते होंगे, तो ये थोड़ा सा जानते रहिएगा। उसके बाद फिर इसमें आपको क्या जानना और समझना है, और आपको यहाँ कुछ खास नहीं। घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए। तो यहाँ पे सरकार ने प्रमुख कच्चे माल जैसे कि फेरेनिकल, कोकिंग कोल, पीसीआई कोल, इन सब पे क्या आयात कर को समाप्त किया। पेट्रोल और डीजल के उत्पाद शुल्कों में चरणबद्ध रूप से कटौती किया है। कपास पे सीमा शुल्क को माफ किया। गेहूं की निर्यात पे रोक लगाई गई। तो ये कुछ मुद्दे थे किसमें, घरेलू आपूर्ति सुनिश्चित करने और महंगाई को रोकने के लिए। आगे बढ़ेंगे इसमें सामाजिक अवसंरचना और रोजगार, इस पे क्या बात की गई इस आर्थिक सर्वेक्षण में। तो इसमें बात की गई कि जीवन की बेहतर गुणवत्ता के लिए सरकारी व्यय में वृद्धि की गई। वित्त वर्ष 2023 से 27 तक 14,500 से अधिक पीएम श्री स्कूलों का निर्माण किया जाएगा। पीएम श्री स्कूल, ठीक है ना। इसी प्रकार से आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी यानी कि ट्रिपल आईटी, इन सब की संख्या में वृद्धि की जा रही है, और हो ही रही है और होती भी रहेगी। शहरी रोजगार महामारी के पूर्व स्तर के नजदीक पहुंचा, ठीक है ना। इन कोविड के पहले जो शहरी रोजगार का स्तर था वहां पे पहुंचने वाला अभी। और आपको क्या जानना है इसमें, सरकार सभी को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध करा रही है। इसमें सरकारी व्यय में वृद्धि की जा रही है।
स्थानीय निकायों को स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान दिए जा रहे हैं, राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया जा रहा है, कोविड टीकाकरण वगैरह, ये तो चलो चलता ही रहेगा। क्या मैंने आपसे यहाँ पे बात किया क्या आर्थिक सर्वेक्षण के कुछ ऐसे मुद्दों की जो कि आपको जानना और समझना आवश्यक था आपकी परीक्षा के हिसाब से, ठीक है ना। देखो सवाल सबसे ज्यादा जो बनते हैं ना वो बजट से बनते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में थोड़ा बहुत ये ग्रोथ वगैरह का जो आइडिया होता है इसको आप ले लीजिए, बाकी कुछ खास आपसे आर्थिक सर्वेक्षण में क्या ही पूछेंगे। बट एक बार मैंने आपको पीआईबी के माध्यम से जो इमेज वगैरह वो लोग उपलब्ध कराते हैं उसके माध्यम से मैंने आपको यहाँ पे बताया। अभी मैं खुद इकोनॉमिक सर्वे का अध्ययन कर रहा हूं और 400 कुछ पेज का है, तो उसको पढ़ के जब मैं कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद अगर उसमें से कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें निकल के आती हैं जो कि आपको जाननी चाहिए, समझनी चाहिए आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो उन बातों को भी मैं जरूर आपसे साझा करूंगा, ये मेरा आप सभी से वादा है, ठीक है ना। तो इस इकोनॉमिक सर्वे में इतनी ही बातें, बाकी अगर कुछ और बातें चाहे इकोनॉमिक सर्वे की होंगी या बजट की होंगी, दोनों को मिला करके मैं क्या करूंगा एक और आपको वीडियो उपलब्ध करवा दूंगा। तो ये 3 क्लास में, जैसे एक क्लास मैंने बजट की लिया, एक क्लास इकोनॉमिक सर्वे की हो गई और अभी एक और अगर लेकर के आएंगे जिसमें बजट और सर्वे का कंप्लीट रहेगा, जो कुछ नई बातें आएंगी। तो उस प्रकार से 3 क्लासेस में आपका ये बजट और सर्वे बड़े ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा आपके एग्जाम के पर्पज से। देखो हमारा उद्देश्य यहाँ पे ये नहीं है कि हम इकोनॉमिक सर्वे की एक एक बात को रट के बैठे, हमारा उद्देश्य ये है क्या कि अगर परीक्षा में कोई सवाल आए ना तो वो आप सही करके आए। बजट आपने देखा, बजट में तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग बहुत बड़े बड़े पढ़ा देते हैं, लेकिन बजट में मैंने क्या किया, मैंने एक एक बात वो ढूंढ के उस स्लाइड में बनाया, उस पीपीटी में शामिल किया जहां से आपकी परीक्षा में सवाल बनते हैं। बजट की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जाइए और देखिए उसको, ठीक है ना। तो इस प्रकार मेरा टारगेट है कि 3 क्लासेज में आपका बजट और सर्वे कंप्लीट करा देना है, जिसमें मैंने आपको एक बजट का क्लास दिया, एक सर्वे का भी आज दे दिया और अभी एक और दे दूंगा जिसमें बजट और सर्वे के कुछ बचे हुए पॉइंट रहेंगे, तो वो सब मिला करके हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू एवरीवन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो कि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।